हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू अपियरिंग है और साथ के साथ जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारी क्लासें लगातार आपके पास आ रही है। आपको सारी की सारी क्लासें बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चाहे आप कमेंट करो चाहे आप मैसेज करो, तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मैं करवाऊंगा। जो भी एनटीए ने लिए हैं या जो पिछले सालों के आईआईटी ने लिए अलग से, सारे के सारे जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन भी अलग से करवाए जाएंगे। वो भी मैं सीरीज लेके आऊंगा, लेकिन पहले हमारे को क्या करना है कि पूरा कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, हमारे से क्वेश्चन भी हो रहे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जुड़े हैं और पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से आपको किया जाएगा, तो आप भी पूरा सपोर्ट करो। और साथ के साथ आपको ये सारी की सारी क्लासें हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। उसके बावजूद अगर किसी बच्चे को हैंड रिटन नोट्स लेने हैं, जो हमारी क्लास चल रही है सेम के सेम उसी आपको सीक्वेंस में या सीरीज में मिलेंगे, वो अपनी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि अजय नेवल मैथमेटिक्स के नाम से ही अपनी एप्लीकेशन है। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने करवाया था कि सम इंपोर्टेंट मैट्रिसेस के टाइप हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उस बेसिस हमने क्वेश्चन किया था। अगर उस पे मान लो एक क्वेश्चन और रहता है, वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पिछली क्लास अच्छे से देखनी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि x इज ऑर्थोगोनल एंड b इक्वल एक्स ए एक्स के ट्रांसपोज के बराबर है। x क्या है? कोई ऑर्थोगोनल है। x कोई ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या हुआ? x इंटू में x का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? i के बराबर। तो ऑर्थोगोनल का केस होता है। अब हमारे को क्या निकालना है? देन प्रूव दैट a इक्वल एक्स का ट्रांसपोज b x के बराबर है। अगर ये प्रूव करना है और दूसरा पार्ट भी हमारे को प्रूव करना है, तो सबसे पहले पहला पार्ट पे हम चलते हैं जो आपको प्रूफ करना है। तो पहले पार्ट में जो आपको दिया है वो गिवन क्या है? a इक्वल एक्स का ट्रांसपोज b इंटू में x दिया है। अब आपको ये पता है कि हमारे को एक मैट्रिक्स b भी दी है जो कि इसके बराबर है। तो ये b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो अगर ये b की वैल्यू यहाँ पुट करता हूं तो x का ट्रांसपोज और b की वैल्यू क्या रहेगी? इंटू में एक्स ए एक्स का ट्रांसपोज इंटू में एक्स जो लास्ट में बैठा है वो सेम का सेम। अब आपको पता है कि अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है एक्स इंटू में एक्स ट्रांसपोज आई के बराबर, या बोल सकते हो एक्स का ट्रांसपोज इंटू में एक्स के बराबर भी होता है। आगे पीछे बिठाएं तो भी कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये किसके बराबर है? दोनों के दोनों आई के बराबर है। तो मैंने पुट कर दिया आई इंटू में ए रहेगा जो बीच में है, ये भी आई के बराबर हो गया। अब ए आई हमेशा किसके बराबर होता है? या आई ए किसके बराबर होता है? हमेशा ए के बराबर। तो ये जो मिलेगा मेरे को किसके बराबर मिल गया? ए के बराबर। तो मेरे पास जो प्रूफ करना था वो किसके बराबर आ गया? आरएचएस के बराबर प्रूफ हो गया, एलएचएस। तो आपको क्या करना है? ये मेरे को क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर पुट करना है, ऐसे आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल टॉपिक बेसिस चीजें रहती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, तो आपको इसी बेस पे आगे बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि b की पावर 10 इजकल टू एक्स ए की पावर 10 एक्स के ट्रांसपोज के बराबर है, प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको जब मल्टीप्लिकेशन की थी तो उसमें क्या बताया था कि अगर जैसे हमारे को a गिवन है, a की पावर n तक लेके जा रहा है, a की पावर 10 कितने तक भी लेके जा रहे हैं, तो 1 बाई 1 क्या करेंगे? पावर है बढ़ाते चलेंगे। वहां पे क्या होगा? कोई भी सीरीज बनेगी एक। जब पावर हम बढ़ाते चलेंगे तो एक सीरीज बनेगी, उससे हमारे पास कोई भी आंसर पॉसिबल होगा। नहीं तो b की पावर 10 तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब आपको क्या करना है? b मेरे को गिवन है, तो b गिवन है तो उसका ही हम कुछ करेंगे। किस तरीके से यूज करना है वो देखो आप। पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट पे जो आपको निकालना है
वो b की पावर 10 ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले b गिवन है तो मैं b स्क्वायर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? b स्क्वायर। और b स्क्वायर कैसे आता है? b इंटू में b करते हैं। अब b की वैल्यू क्या है इसके अंदर? देखो मेरे पास क्या रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी भी, ये पुट कर लो। अगर b की वैल्यू देखता हूं तो मेरे पास एक्स ए बी इंटू बी करते हैं तो ये मेरे पास रहेगा एक्स ए एक्स का ट्रांसपोज, ये बी की वैल्यू आ गई। इंटू के अंदर बी अगेन और लिखूंगा एक्स ए एक्स का ट्रांसपोज, ये वैल्यू मैंने क्या कर ली, बी स्क्वायर निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा, बी इंटू बी करूंगा। तो बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटू में बी हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जो मेरे पास ये जो वैल्यू बैठी है जो बीच में है उनको मैं एक साथ लिख सकता हूं। तो x का ट्रांसपोज x किसके बराबर है? जो कि दिया है आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमारे पास इस केस में हम क्या लेंगे कि x इंटू में x का ट्रांसपोज, या बोल दो चाहे आप x ट्रांसपोज x i के बराबर रहेगा। ये तो हमने कर रखा है। तो इसमें अगर पुट करूंगा तो एक्स ए ये मेरे पास i के बराबर हो जाएगा, इंटू में a इंटू एक्स का ट्रांसपोज पड़ा रहेगा। अब आपके पास ए आई किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। तो एक्स ए इंटू एक्स ए इंटू में एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स ए स्क्वायर एक्स का ट्रांसपोज, ये हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? बी स्क्वायर। अगर हमने यहां से बी स्क्वायर निकाल लिया तो अब आपको क्या निकालना है, बी क्यूब निकालेंगे। तो बी क्यूब निकालेंगे तो आपको पता है कि बी क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इंटू में बी कर दूं, अब की बार सीधी सी बात है। तो बी स्क्वायर तो मेरे पास आ ही गया, कितना है, एक्स ए स्क्वायर एक्स का ट्रांसपोज, और बी क्या है मेरे पास, एक्स ए एक्स का ट्रांसपोज है। बात आई समझ? अब जो मेरे पास ये बीच वाले पे फिर लगेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख देता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा इक्वल में एक्स ए स्क्वायर और बीच वाला आई के बराबर हो जाएगा, और ए सेम का सेम रहेगा, इंटू में एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको पता है आई ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, और एक्स का ट्रांसपोज। अब बेस ए में पावर ऐड होगी तो एक्स ए क्यूब बन जाएगा, इंटू में क्या हो गया, एक्स ट्रांसपोज। तो मेरे पास ये क्या आ गया, बी क्यूब की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, बी क्यूब की। अब आपको क्या चेंज लगा, जब मेरे पास बी था तो बी के अंदर था एक्स ए एक्स का ट्रांसपोज, जब मैंने बी स्क्वायर किया एक्स ए स्क्वायर बन गया, एक्स ट्रांसपोज सेम का सेम, एक्स और एक्स ट्रांसपोज सेम का सेम, लेकिन ए स्क्वायर बन गया जब स्क्वायर किया। जब मैंने क्यूब किया तो ए क्यूब बन गया। इसी तरीके से आपके पास क्या पूछा है, बी की पावर 10 पूछी है, तो b की पावर 10 कितना हो जाएगा, एक्स ए की पावर 10 एक्स का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, और यही प्रूफ करना था। तो आप लिख लो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको हमेशा क्या करना है, प्रूफ करना है। कोई भी अगर कोई भी स्टेटमेंट गिवन है इसी तरीके से हमेशा प्रूफ करके दिखाओगे। एक बात याद रखना, बच्चे सोचते हैं यार हमारे को जेई में कहां पूछा जाएगा प्रूफ करना, यार असर्शन रीजन देगा आपको, स्टेटमेंट टाइप दे देगा, वहां पर भी आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। मल्टी करेक्ट में दे देगा क्या इसके ये बराबर होता है, तो ऑप्शन अलग अलग दे देगा, 3 से 4 दे देगा। तो आपको किसी भी वे में हर तरीके से आपको तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि हम जो चीजें कर रहे हैं बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि जेई हर पैटर्न पे चलता है। तो हमारे पास हर पैटर्न अपने को करना आना चाहिए, हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, तभी जाके जेई अच्छे लेवल पे आपसे क्वालिफाई होगा, अच्छे नंबर है आपसे के पास है आ सकेंगे। ठीक है, नहीं तो पॉसिबल यार नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे भी, हमारे पास क्या रहेगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, जब जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ट्रांसपोज के अंदर मैंने ये बोला था कि ट्रांसपोज पे क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से उठ के आते हैं साथ में, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर जो यूज होता है वो हमेशा ट्रांसपोज का यूज होता है। जिस बच्चे को ट्रांसपोज आता है वो बड़े आसान तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर लेता है।
अब किस तरीके से, सबसे पहले बात आती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर रहे। कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं और वो सेम रिजल्ट दे दे वापस, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस बात का याद रखना, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस होगा। फॉर एग्जांपल आपको क्या गिवन है कि मेरे को दिया ए कोई मैट्रिक्स है और मेरे पास 4 2 2 1 ये मैट्रिक्स रहेगी 2 ऑर्डर की। अब इसका मैं क्या करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं। जब मैंने ट्रांसपोज किया तो पहली जो रो है ना उसको मैंने कॉलम में लिख लिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख लिया। क्या ये मैट्रिक्स वापिस ए के बराबर आ गई? तो ए के ही बराबर है ना। तो कहने का मतलब यहां से क्या रिजल्ट बना कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो क्या बोलोगे, ए इज सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। बात आ गई समझ में? वैसे यही तो बताना है, और कुछ भी नहीं होता। कोई भी रूल लागू इसके अंदर अलग है लागू नहीं होगा, सिंपल सा रूल है। इसी तरीके से आपको करना है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ जाए। जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, अगर वो माइनस में रिजल्ट आ जाए, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके माइनस के बराबर रिजल्ट आ जाए, तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स थी मेरे पास यहाँ पे, उसका मैंने ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए के बराबर आ गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया, ये मेरे को एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज करूंगा तो क्या करूंगा कि जो पहली रो है वो मैंने पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया। अब मेरे पास ये ट्रांसपोज हो गया। अब यहां से क्या होगा कि माइनस में कॉमन लेता हूं बार। जब माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास माइनस वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो गई सारी की सारी। जो देखो ये ऊपर वाले जो मेरे पास ये सारे के सारे क्या है कि माइनस में बैठे थे ये तीनों वैल्यू, तो ये प्लस हो गई जब माइनस कॉमन लिया। जो प्लस की वैल्यू थी वो क्या हो गई, माइनस। जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ना। बता गई समझ? जब माइनस कॉमन लिया तो ये सेम का सेम किसके बराबर आ गया, अंदर वाला ए के बराबर, और माइनस बार बैठा था तो माइनस ए के बराबर आ गया। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। तो ए का ट्रांसपोज जब माइनस ए के बराबर आया तो क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस हो गया। किसका हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस हो गया। तो हमेशा ये ही बात आपको याद रखनी है, और कुछ भी नहीं है दोनों चीज में। लेकिन इस पे जब क्वेश्चन आते हैं जी एडवांस में भी आप जाके देखोगे ना, भरपूर मात्रा में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और किस टाइप से मल्टी करेक्ट देता है उसमें से चॉइस करो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इस बात का। अब देखो भी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती है, ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज आई खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे को क्या गिवन है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगी। सबसे पहले आती है हमारे पास चेकिंग ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हमारे को ये बताना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। तो ये प्रॉपर्टी जो बनती है वो क्या है कि मैंने मान लिया बी इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अगर मैं बी को दोबारा ट्रांसपोज करके प्रूफ कर दूं बी के बराबर, तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने बोथ साइड ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, बी ट्रांसपोज हो गया, इस पूरे पर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोज है आपको ये मैंने बताया है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। अलग अलग ट्रांसपोज दे सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, जो कि प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। पता की समझ में, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आते हैं और आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये ही प्रॉपर्टी लगेगी जब ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे कैसे किया, लग दिया ए ट्रांसपोज, जब ये ट्रांसपोज अंदर आएगा प्लस ए के ट्रांसपोज क्या क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। पता की समझ में, अगर ये हो जाएगा तो ए का ट्रांसपोज तो ए ही रहेगा, और ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। और ये वापिस जो मैंने माना था उसके बराबर आ गया। कहने का मतलब बी का ट्रांसपोज वापिस किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो ये केस किसका बनेगा, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स का,
क्योंकि मैंने पूरे का जब ट्रांसपोज किया और सेम का सेम वापस वही आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस बन जाएगा। तो ये हमारे पास पहली इसकी प्रॉपर्टी जाती है। अब जाते हैं दूसरे पार्ट पे इसके। दूसरा जो पार्ट है वो बताना है कि B इजकल टू A माइनस A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीका लगाएंगे कि मैंने बोथ साइड ट्रांसपोज किया, बोथ साइड ट्रांसपोज किया, जब ये ट्रांसपोज होगा तो A ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, सेम पिछली प्रॉपर्टी की तरह। अब A का डबल ट्रांसपोज तो A के बराबर हो जाएगा, ये ट्रांसपोज सेम का सेम पड़ा रहेगा। लेकिन जब माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे A आगे आ जाएगा, माइनस का A ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये अंदर वाला किसके बराबर हो गया, इतने वाला B के बराबर है, और माइनस जो बैठा था वो माइनस बाहर रह जाएगा। तो B का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस B के बराबर। अगर माइनस में रिजल्ट आ गया तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे दो केस याद रखने हैं, सीधे हर बार करके नहीं देखने हैं। क्या कि आपके पास A प्लस A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात आ गई समझ। पहला केस तो आपको ऐसे याद रखना है। दूसरा, A माइनस A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया। इस तरीके से दोनों प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट याद होनी चाहिए, और कोई मुश्किल रिजल्ट नहीं है। प्लस वाला सिमेट्रिक, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक में जाएगा, बस सिंपल सी चीज है। अब देखो नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज दोनों पे चलता है। अब आपको क्या बोला है कि इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड नेचर ऑफ A प्लस B, और दूसरा पार्ट AB प्लस BA का नेचर बताना है। नेचर का मतलब हो गया कि सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, किस केस के अंदर आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले जो चीज गिवन है कि A और B आपको क्या गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है। तो कहने का मतलब आप क्या करोगे कि A का ट्रांसपोज करने पे A के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक होगा, B का ट्रांसपोज करने पे B के बराबर आए तो सिमेट्रिक होगा। ये दोनों चीज तो मेरे को क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है। ये वाली जो लाइन बोल रहा है, बात आगे समझ। इसको लैंग्वेज में समझना है हमेशा। अब आपको पहला जो पार्ट बताना है ना, वो क्या प्रूफ करना है कि इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं, A प्लस B को किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। तो मैं क्या करूंगा कि वो साइड ट्रांसपोज अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास हो गया x का ट्रांसपोज इजकल टू A प्लस B का होल ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी लगेगी इस पे, तो A ट्रांसपोज अलग हो गया प्लस B का ट्रांसपोज अलग हो गया। अब A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर जो कि गिवन है। B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के बराबर। और किसके बराबर आ गया, वापिस है x के बराबर। तो x का ट्रांसपोज x के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका नेचर क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने x के बराबर माना और वापस किसके बराबर, x के बराबर आ गया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस रहेगा। अब दूसरा जो मेरे को क्वेश्चन करना है, इसका भी नेचर बताना है आपको। तो इसका नेचर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम यही प्रोसेस लगाऊंगा, और तो मेरे पास कुछ अलग थोट तो चलाने नहीं है, अभी सीधी सी बात है। तो सेम प्रोसेस लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको दूसरे पार्ट में भी इसको मैंने क्या मान लिया, x के बराबर। किसको, AB प्लस BA को x के बराबर। वो साइड ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, AB प्लस BA का होल ट्रांसपोज। इस पे पूरा ध्यान देना किस तरीके से अप्लाई होगा, क्योंकि साथ में AB बैठा है आपकी बार है। तो AB का तो अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, पहले तो प्रॉपर्टी प्लस वाली पे अप्लाई होगा, बीच में प्लस है दोनों के। BA का होल ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। पता कि सुन, जैसे इस पे अप्लाई किया है A प्लस B पे, तो पहले तो प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी दोनों पे अलग अलग। अब मेरे पास इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो उल्टा ओपन होता है मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की। कैसे, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज आएगा इसमें। इसके अंदर भी उल्टा ओपन होगा, तो A ट्रांसपोज आगे आएगा और B ट्रांसपोज पीछे बैठेगा। और ये मेरे को गिवन है कि A का ट्रांसपोज A के बराबर, B का ट्रांसपोज B के बराबर। तो पुट कर दो, तो ये मेरे पास हो गया BA प्लस AB, और ये किसके बराबर आ गया, X के बराबर। तो मेरे पास यहां से X का ट्रांसपोज X के बराबर आ गया,
तो इसका मतलब ये भी क्या है जे सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स का केस हो गया ये भी। और यही आपसे पूछा कि नेचर बताना है, बताइए समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और इसी तरीके से जेई के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे अलग अलग फॉर्म में आपको मैट्रिक्स देगा। हर बार ऐसे ही किसी भी प्रकार से आपको पजल नहीं होना, कोई भी माइंड में अलग चीज नहीं लेके आनी, सिंपल सी बात दोनों में याद रखनी, जो सिंपल प्रॉपर्टी है उसी पे चलता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आपने देख लिया होगा कि बड़े बढ़िया तरीके से आप चीजों को हैंडल कर पाते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। जो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमेशा किसके बराबर रहेगी, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होती है। किस तरीके से वो चीज देखो, अब अगर आपको गिवन है कि ए कोई मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, कि ये हमारे पास जो केस है पहले वाला, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है, ये वाला जो केस है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है। कैसे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने प्रॉपर्टी की थी। और इन दोनों का हाफ करेंगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ना। अब ये जो है ये हमेशा ए मैट्रिक्स के खुद के बराबर ही आएगी हमेशा। अगर ए मैट्रिक्स के बराबर आएगी, किस तरीके से प्रूफ करें कि ए के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 दे रखा है, तो अलग अलग मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं। कैसे कि ए बाई 2 प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब ये वाला प्लस का साइन है, ये वाला भी अलग अलग करूं, हाफ ए बाई 2 अलग, माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 अलग, प्लस माइनस वाले तो आपस में कट गए, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, तो ए जो है वो ए के बराबर प्रूफ हो गया। बस सिंपल सी बात है, कुछ भी आपको नहीं करना। तो यही मैंने बोला है कि ये जो रिजल्ट रहेगा वो ए इक्वल टू ए के बराबर रहेगा, जो इस तरीके से प्रूफ करना है, सिंपल इनको काटा पीटी करना है। तो आपको ये बात याद रखना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कोई भी एक है खुद मैट्रिक्स के बराबर आएगा हमेशा। लेकिन इस केस के अंदर हाफ करना है हमेशा दोनों में अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है इस पे पूरा ध्यान देना है आपको, बड़े अच्छे तरीके से आपका दिमाग लगवाएगी। क्या बोला ये चीज देखो कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर एन इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो चाहे ए की कितनी ही पावर कर दो, यहाँ पे एन पावर कर रखी है, तो वो भी हमेशा क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। किस तरीके से वो देखो कि मेरे पास मैंने मान लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन मान लिया, मैंने वो साइड ट्रांसपोज कर दिया, इधर भी ट्रांसपोज हो गया और इधर भी ट्रांसपोज हो गया। अब आपको पता है कि जब पावर दे रखे ना तो ये पावर बाहर जा सकती है और मेरे पास ट्रांसपोज अंदर आ सकता है, तो ए का ट्रांसपोज की पावर कितनी बन जाएगी, एन बन जाएगी। अब अपने को ये गिवन था कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे को कि ए का ट्रांसपोज करने पे किसके बराबर रहेगा, हमेशा ए के बराबर रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूंगा कि ए के ट्रांसपोज की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, वापिस से ए पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ए की पावर बार क्या बैठा रहेगा, एन बैठा रहेगा, क्या बैठा रहेगा, एन बैठा रहेगा। तो आपके पास वापिस किसके बराबर आ गया, एक्स के ही बराबर आ गया ना, क्योंकि एक्स के बराबर ए की पावर एन को मानना था। तो इस केस में क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है रहेगा, बताइए समझ में। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चाहे उसकी कितनी ही पावर कर दो, वो भी किस में रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब इस प्रॉपर्टी तो आपको, चलो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी आपने लागू कर दी, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसमें चेंज आता है। वो कैसे, उस पे ध्यान देते हैं हम। किस तरीके से कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे किसके बराबर रहेगा, माइनस ए के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देन ए की पावर एन इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली टू एन इज इवन एंड ओड रिस्पेक्टिवली। इस चीज पे ध्यान दो। आपको क्या बोला है कि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन जो होगा वो सिमेट्रिक भी हो सकता है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एन अगर इवन है या ओड है उस पर डिपेंड करेगा। किस तरीके से इस चीज को देखो आप, हमारे को दिया ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर
बराबर रहता है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस होता ही है। अब आपको जो दिया है कि x हमने क्या माना, लेट x इजिकल टू ए की पावर n माना, वो साइड क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे प्रूफ करने के लिए, वो साइड ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज किया तो पावर क्या हो जाएगी, बाहर आ गई और ट्रांसपोज अंदर ले आए। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, यहाँ पे किसके बराबर, माइनस ए के बराबर है, तो माइनस ए की पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। अब एक बात बताओ कि माइनस अंदर बैठा है और पावर n है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर मेरे पास n इवन आ गया तो a की पावर n आएगा। इवन क्या बना देगा, हमेशा नेगेटिव को क्या बना देता है, अंदर पॉजिटिव कर देता है, तो a की पावर n, और a की पावर n किसके बराबर बना है मैंने, x के बराबर है, तो x के बराबर आ गया वापस, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस होगा, किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस होगा। अगर n की वैल्यू अगर ओड हो जाए तो -12 आ जाएगा, माइनस a की पावर n बन जाएगा, और माइनस x के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स का केस हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से इस पे प्रॉपर्टी लागू होगी। तो ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का केस हमेशा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो भी टाइप थे वो पूरे के पूरे जो मैट्रिक्स के हैं, जो टॉपिक है ट्रांसपोज के, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। लेकिन आगे जाके जो हमारे पास आएगा वो ट्रांसपोज तो यूज होगा, लेकिन नया टॉपिक आ जाएगा। अब आपको इस पूरे लेक्चरों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप पूछ सकते हो, आपका डाउट आराम से क्लियर किया जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से पूरी क्लास को देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपका जेई मेन जेई एडवांस आपका आराम से बढ़िया जाएगा, साथ के साथ जो बच्चे बोर्ड में उनका भी बहुत अच्छा जाएगा। तो अपनी सभी बच्चे लग के पूरी मेहनत करें और अपनी जो कामयाबी है उसको अच्छे तरीके से हासिल करें आप लोग, और पूरे जोश और होश के साथ पढ़ना है आपको। जोश भी होना चाहिए आप में और होश भी होना चाहिए कि कैसे हम कैसे किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करें, किस तरीके से हमारी एक्यूरेसी ले आ रहे हैं। अगर आपके पास एक्यूरेसी है प्लस आपके पास स्पीड है तो आप आराम से जेई का पेपर क्वालिफाई कर दोगे, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का। लेकिन उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब हो गया कॉन्सेप्ट भी होंगे उसके अंदर आपके बहुत अच्छे। डेली रूटीन में पढ़ो। अगर डेली रूटीन में मान लो आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, तीनों को बराबर टाइम दो। तीनों को बराबर टाइम देने के बाद अब आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे +2 के अंदर है तो चीजें मैनेज नहीं हो पाती, कि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मार पाते वो एक्स्ट्रा, जैसे +1 को साथ नहीं चला सकते। लेकिन आपको ये काम जरूर करना है कि +1 भी साथ में रखनी है और +2 भी साथ में। पहले काम आप +2 का करिए, जो आपका करंट में चल रहा है वो कंप्लीट कर लीजिए, जो भी क्लास का काम रहता है सभी सब्जेक्टों। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसके अंदर आपको +1 साथ में रखनी है। +1 के साथ साथ आप मत कहूंगा कि जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सीधे लगाइए, PYQ। कुछ भी नहीं करना नया रास्ता, सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सबसे बेस्ट चीज होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो आपको पता लग जाएगा कि जेई का हमारा कॉन्सेप्ट किस लेवल पे जा रहा है, आप भी किस लेवल पे चल रहे हो, आपको कितनी मेहनत करने की और जरूरत पड़ेगी। मैं तो हमेशा यही बात कहता हूं कि डायरेक्ट जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ क्लास करने के बाद। लेकिन क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे आप जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी आपको लेवल इसी तरीके से दे रहा हूँ क्लास में। कई बार बच्चे के क्या होता है कि मैथ जो है वो लेंथी आता है, आपको पता है जेई का मैथ लेंथी है। अब बच्चे उदास हो जाते हैं, सर टाइम बहुत लग रहा है। टाइम लग रहा है तो भाई प्रैक्टिस करो बार बार, एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, स्पीड बहुत ज्यादा जाएगी। स्पीड जाएगी तो 2-2, 3-3 स्टेप बीच में काटते हुए क्वेश्चनों को करोगे आप कवर, उसमें ही फायदा मिलता है। अब जो बच्चा पढ़ता है, एक्यूरेसी लेके आता है, स्पीड लेके आता है, उसके पास सिर्फ क्या होता है, सारी की सारी चीजें वो कैसे मैनेज करता है, वो बार बार चीजों की प्रैक्टिस करता है। अब जो एवरेज बच्चा है वो इसी चीज से डरता है, छोटी छोटी कमियों को दूर करने में।
अब जो इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं और जो एवरेज होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? दिमाग दोनों के बराबर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा कौन बनेगा? जो कमियां सुधारने में काबिलियत रखता है। एवरेज बच्चा कौन रह जाता है? कि जो अपनी कमियों से छुपता है। तो आपको छुपना नहीं है बिल्कुल भी, कमियों का अच्छे से सुधार करो, आप पूरी की पूरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से करो, तीनों सब्जेक्टों को बराबर चलाओ। ज्यादा टाइम आपको देखो मैथमेटिक्स में देना पड़ता है, ये बात तो देखो रहेगी कि सबसे ज्यादा टाइम मैथमेटिक्स में लगता है। जब क्वेश्चन करने बैठते हो तो पूरा दिन भी बच्चा निकाल देता है मैथ के क्वेश्चन करने में और बोर भी नहीं होता। तो आप इस तरीके से चलना है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मैनेज करनी है आपको। क्वेश्चन लगा रहे हो, मान लो एक चैप्टर के अगर क्वेश्चन किए आपने, तो जैसे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि 2015-16 तक उठा लो, जो अब तक के हैं लगातार वो सारे उठा लो 2015-16 से। पहले ये क्वेश्चन करो, टाइम बचने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन पे करो, इससे ही आपका बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा मैथमेटिक्स का। कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, मैं 100% लिख के देता हूं ये बात। लेकिन आपको इतना काम करना पड़ेगा, क्लास करो, क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, दुखी नहीं होना है। मान लो आपने 20 क्वेश्चन किए, आपके 5 क्वेश्चन अटक गए, आपसे नहीं हो पा रहे हैं, 10 क्वेश्चन अटक गए, लेकिन ये चीज सोचो कि मैंने 20 में से 10 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन रह गए, उस पर नहीं पॉजिटिव बनो, उस पर सॉरी नेगेटिव नहीं बनना है, पॉजिटिव बनोगे जो 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जब दूसरे टाइम आप करोगे ना उन्हीं क्वेश्चनों को, तो आप वो भी उनमें से 2-3 क्वेश्चन बाकी रहेंगे, बाकी आप उनमें भी कर लो। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे एक नई एनर्जी आती है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। उदास नहीं होना है, कोई जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन अटक गया वही पेपर में आना है, उसको लेके नहीं बैठना है आपको। क्वेश्चन बहुत है कंपटीशन में, तो क्वेश्चन करते चलो, कॉन्सेप्ट करते चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेली रूटीन के अंदर पढ़ना सीखो। 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे डेली रूटीन में पढ़ो, 11 घंटे पढ़ रहे हो तो 11 घंटे डेली रूटीन में पढ़ो, जो भी आपका टाइम है। बिल्कुल फ्री माइंड रख के चीजों को करना है, ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ज्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ऐसे ही पूरी क्लासेस कंप्लीट करनी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, एक नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए, तो सभी बच्चे जुड़े और पूरे टॉपिक आपको अब तक के कवर करने हैं। मेरी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो आप इतने तक पढ़ते रहिए और अपना काम है करते रहिए।